this will be a slightly longer class. Okay, don't worry, I'll leave you by 12:45. Due time में आप जाके चाय भी पी लेना after a long class. But since this is your first quantitative estimation class ना, आज इसका भी प्रोटोकॉल सीखो बेटा. How a quantitative estimation class is being, इसे कहना चाहिए channelized. कैसे channelize होती है. आज सिर्फ थ्योरी होगा और नेक्स्ट सेशन बेटा we'll do the practical class. Okay? जहां पे आपको इसे पढ़ के आना है. And you'll have to perform the practical individually or in groups of 2 by your own. ठीक है, उस दिन कोई वो नहीं होगा बेटा. You'll just under our observation do. So the aim today is estimation of blood glucose. Estimation of blood glucose. Estimation of blood glucose बेटा. किसी भी चीज का टेस्ट दिया जाए या ना दिया जाए बेटा, दिस इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द बेसिक टेस्ट दैट इज बीइंग डन. ठीक है, इस सब्जेक्ट को बेटा लाइटली नहीं लिया जाता बायोकेमिस्ट्री को. पता है क्यों? वेदर इट्स अ मेजर सर्जरी, वेदर इट्स अ माइनर सर्जरी, सर्जन आपको हाथ भी नहीं लगाएगा जब तक बायोकेमिस्ट्री से पूरा क्लियरेंस नहीं आ जाएगा. समझ आई बात? इसको कोई जिसे कहना चाहिए ब्लड ग्लूकोज तो बढ़ानी है, क्रिएटिनिन लेवल्स, सब चीज. सिमिलरली मेजॉरिटी ऑफ द रेडियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं रेडियोलॉजी के, चलते ही नहीं बेटा जब तक बायोकेमिस्ट्री से क्लियरेंस ना आ जाए. गाइनी, पीडिया, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. बस ये डिपार्टमेंट बेटा दिखता नहीं है, लेकिन इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. इट इज लाइक कि आप बस एक अंधी गुफा में बस चले जा रहे हैं. बायोकेमिस्ट्री इज दैट लाइट दैट गाइड्स यू. ओके, कि पेशेंट कितना झेल सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितने हद तक वो जा सकता है. ओके, सो एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. उन सारे टेस्ट में बेटा ग्लूकोज इज ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा इसको तो करवाना ही करवाना है कि उसका मेटाबॉलिक स्टेट क्या है, एक रफ आइडिया मिलता है हमें. सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक साइकिल की, जिसको हम सब इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो यहां पे काम आती है. एक्चुअली इट्स नॉट अ साइकिल, इट्स पाथवे. ठीक, एग्जाम में आया था, कुछ था पार्ट इसका, ग्लाइकोलाइसिस का था. ठीक है ना, फर्स्ट इंटरनल में रहता है ग्लाइकोलाइसिस. देयर इज अ एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस कॉल्ड इनोलेज. व्हाट? इनोलेज. कहां लगता है? Good. I think it's the penultimate step or the last penultimate step है ना, penultimate step. It is the penultimate step. Second last step. आपने कभी भी सैंपल कलेक्शन देखा बेटा? कभी ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट देने गए हो? Have you ever seen a sample of how it is getting collected? It is getting collected. Yes. कौन बोला? Yes. It is collected in a fluoride vial. It is collected in a फ्लोराइड वायल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्लोराइड वायल बेटा? हम उसे फ्लोराइड में ग्रे कैप में ही क्यों लेते हैं? रेड कैप होती है, येलो कैप होती है, ब्लू कैप होती है. व्हाई नॉट इन दैट? नहीं, मैं बताता हूं. फ्लोराइड वायल क्या? फ्लोराइड वायल इनहिबिट्स द एंजाइम इनोलेज. क्या? इनहिबिट्स द एंजाइम इनोलेज. ये तो होगी थ्योरेटिकल बात. दिस इज द थ्योरेटिकल थिंग. ठीक है, inhibits the enzyme enolase. But why we need to inhibit the enzyme enolase? Can anyone explain? बोलो. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, थोड़ा सा. Why we need, क्या? Yes. बेटा जैसे ही आपने इसमें ब्लड लिया, प्लीज पे अटेंशन हियर. Once you have taken blood in this, ठीक, you have just taken the blood in that. मान लो वाइल में ऐसे ब्लड है, आपने ड्रॉ कर लिया, बट नन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैज बीन स्टॉप्ड येट. ग्लाइकोलाइसिस और बाकी सब चीजें बेटा अंदर चल रही हैं. मेजॉरिटी बेटा ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज आरबीसी ऑपरेट मेजरली ऑन ग्लाइकोलाइसिस. ठीक, जितना ज्यादा देर तक ग्लाइकोलाइसिस चलेगा बेटा, उतना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज विल गेट कंज्यूम्ड. और एक्चुअल वैल्यू से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नीचे मिलेगी. मान लीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू इट इज लेट अस से 100 mg per dl. ठीक,
लेकिन आपने बस ऐसे ही उसमें लगा लिया और बस ठीक है आपने छोड़ दिया, द ग्लाइकोलाइसिस केप्ट ऑन रनिंग इन दैट, तो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आ रही है? 82 mg/dl, 80 mg/dl, विच इज अ ग्रॉस मिस्टेक। इसीलिए फ्लोराइड वायल में लिया जाता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस को इमीडिएटली इनहिबिट करा जाए, सो दैट जितना भी ग्लूकोज वैल्यू है बेटा सैंपल में या बॉडी में, वो वहीं पे बेटा जिसे कहना चाहिए रुक जाए, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट थिंग क्लियर बेटा, सैंपल कलेक्शन। कि सैंपल कलेक्शन ग्रे वायल में क्यों किया जाता है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट इन ग्रे वायल। ओके ना, हाँ दूसरे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया यार। आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस। इट इज मोर इन CSF और ब्लड, किसमें ज्यादा होता है? वाई? यही तो बात है। देखो ब्रेन कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल ग्लूकोज नीड्स ऑफ द बॉडी, बट स्टिल CSF हैज अ लोअर वैल्यू देन ब्लड। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, कौन बताएगा? देखा किसी ने अभी तक? यू आर ऑन अ राइट पाथ। और इलेबोरेट करो इसे। देखो ही इज समवॉट राइट, मैं इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई लीव अ पार्ट ऑफ दिस ऑन यू ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपका भी एक स्टेक रहे। सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो फिर आप लोग घर पे जाके क्या करेंगे? है ही इज पार्टली राइट कि इनिशियली एब्जॉर्बोकेट कम्स इन ब्लड, ठीक, and from that it has to travel in CSF, it has to get absorbed in CSF, तो एक gradient भी बनना जरूरी होता है। ओके, so to conserve energy, secondly बेटा दूसरा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, ब्लड में कितना होता है बेटा? अप टू 110 होता है बेटा फास्टिंग में, ठीक, और CSF में जो लास्ट मैंने देखा था ना बेटा, इतना होता है, मैं बताता हूँ, 50 to 70 होता है। इसका कोई फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल वैल्यू नहीं होता, याद रखना कि फास्टिंग है पोस्ट प्रेंडियल CSF का, क्योंकि क्या फास्टिंग क्या पोस्ट प्रेंडियल बेटा, ब्रेन नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई वेदर यू आर इन फास्टिंग स्टेट वेदर यू आर इन अ पोस्ट प्रेंडियल स्टेट। तो बेटा CSF का इतना होता है। नाउ जस्ट टेल मी विच इज मोर इजियर टू मेंटेन बेटा, 110 requires more input while 50 to 70 is a more easier value to maintain. So this is one more reason for that, लेकिन इसका exact reason आपको ढूंढना पड़ेगा। Okay, I'm just giving you a hint, one that gentleman has said and second I have given you. देखना जाके, CSF तो बेटा अंदर बनता है, स्पाइन्स में भी, स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है, that does not matter, ठीक है। उसको बचाने के लिए तो थोड़ा नीचे रहना पड़ता है, so that it passively travels बेटा, जैसे उसने बोला नहीं, उसने हिंट किया, he has hinted in the right direction, and the second is this, low value means maintenance is easy. Now just go through both these things, you will get the exact answer, and it indicates a lot of clinical conditions also बेटा, जैसे meningitis वगैरह होता है ना बेटा, तो उसमें ये वैल्यूज बड़ी क्रिटिकली काम आते हो, meningitis you will see a lot of cases. Second, अब आते हैं बेटा इस पे, आज के काम पे जो आज हम कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जैसे हर एक क्वालिटेटिव के आपके प्रिंसिपल होते हैं बेटा, यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव आल्सो। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव आर somewhat different for each experiment, and there are I think 14-15 experiments, you have to remember each and every one of them, no excuses, ठीक। सबसे पहले एम, राइट डाउन एम, लिखिए इसे, एम, to estimate बेटा, what are you doing on your phone? कॉपी ले लो यार।
to estimate blood glucose value using, ऐसे लिखना बेटा, ऐसे GOD POD मेथड, GOD POD मेथड। किसी को पता है इसका फुल फॉर्म? डज एनीवन नो? ठीक है, मैं बताता हूं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड, GOD POD, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड। डन। स्टेप 2, materials required। जब ब्लड में एस्टिमेट करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग रिक्वायर? सैंपल। ठीक, सैंपल देखो बेटा, सीरम सैंपल, कोलोरीमीटर ओब्लिक सेमी ऑटो एनालाइजर। कोलोरीमीटर बेटा ये मत लिख देना, CA मत लिखना बेटा, इट इज नॉट कैलोरीमीटर बेटा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट इज कोलोरीमीटर। क्या है? कोलोरीमीटर। If you will write calorimeter beta, the whole practical will be, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या लिखा आपने? सीरम सैंपल, कोलोरीमीटर ओब्लिक सेमी ऑटो एनालाइजर, ओके, सेमी ऑटो एनालाइजर। थर्ड वन आप लिखिए क्यूवेट्स, क्यूवेट बेटा, क्यूवेट ये कौन बोला छोटा वाला? नहीं, इज टेक्निकली राइट, छोटा वाला, यू कैन रिमेंबर दैट। छोटा वाला क्यूवेट्स। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, इन हे सल्फर टेस्ट, कौन सा? बहुत लोग 5 ml लिखते हैं ना बेटा प्रोसीजर में, 5 ml। जब वो छोटे वाले में करते हैं ना बेटा, क्यूवेट में, क्यूवेट की कैपेसिटी 5 ml होती है, तो 5 ml एम्प्लॉय किया जाता है। जब हम स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब लेते हैं अपना 15 ml वाला, दैट रिक्वायर्स बेटा 2/3 to 3/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन फॉर यूरिन सैंपल। समझ आई बात? इस चीज, इसको याद रखना, क्योंकि बहुत सारी लैब्स में बेटा क्यूवेट में भी होता है, बहुत सारी में इसमें भी होता है। So if you are doing it in cuvette, then write down 5 ml. अगर आप स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, write it down 2/3, ओके। क्यूवेट हो गया। फिर दूसरा आपका और क्या होना चाहिए? रिएजेंट्स लिखो, GOD POD रिएजेंट। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते जाएंगे, देखते जाइएगा क्या क्या लगता है। माइक्रोपिपेट्स, उनके बिना काम कैसे चलेगा? माइक्रोपिपेट्स along with tips बेटा, डिस्पोजेबल टिप्स। ठीक है, चलो ये तो हो गया एम और मटेरियल रिक्वायर्ड बेटा। नाउ विल कम टू प्रिंसिपल। क्या? प्रिंसिपल। Now we'll come to principle. Keep your pens down बेटा, ठीक है? Keep your pens down and listen to me very very carefully. ठीक है? Principle. Principle का कहता है बेटा, हमने सीरम सैंपल ले लिया, ठीक? We have taken the serum sample. Now, glucose present in the serum sample, whatever glucose present in the serum sample, will react with GOD, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। किससे? ग्लूकोज ऑक्सीडेज। किससे? नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग द ग्लूकोज, इट इज ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा इससे, तो क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। पर इसकी हमें कोई जरूरत नहीं,
ग्लूकोनिक एसिड बस एज अ साइड प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है. Along with that it will generate H2O2. क्या? H2O2. तो स्टेप 1 क्या है हमारा? ध्यान से देखो इसे. ग्लूकोज इन सीरम सैंपल, किसमें? सीरम सैंपल में रिएक्ट विद GOD. किसके साथ? What is GOD? Glucose oxidase. ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टू प्रोड्यूस ग्लूकोनिक एसिड. क्या? ग्लूकोनिक एसिड. लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटा. द मेन थिंग इज जो इसके साथ बन रहा है, दैट इज H2O2 बेटा. क्या? H2O2. ये H2O2 हमारे काम आएगा. दिस इज स्टेप 1. इतना सबको समझ आया? इतना आया सबको समझ? स्टेप 2 बेटा. स्टेप 2 में क्या होता है? ये देखो, ये जितना भी H2O2 जनरेट हो रहा है, whatever H2O2 is being generated, it will react with phenol plus what is AAP? 4-AAP, 4 अमाइनो. हाँ बोलो. हाँ वही बोल. नहीं, 4 अमाइनो एंटीपायरीन. 4 अमाइनो एंटीपायरीन. 4 अमाइनो एंटीपायरीन. जितना भी H2O2 जनरेट होगा बेटा, इट विल रिएक्ट विद phenol in, it will react with 4 amino antipyrine in presence of phenol with the help of enzyme peroxidase to generate reddish to pinkish complex. ठीक, reddish to pinkish complex. सबसे पहले इतना लिखो बेटा वर्ड्स में. I'll dictate it to you, just write it down. आपका बेटा ये वाला पेज ब्लैंक रहता है ना बेटा. ऑलवेज रिमेंबर, यू आर राइटिंग द थ्योरी पार्ट हियर. आपको रिएक्शंस बेटा इस पेज पे लिखनी है. ठीक है, जो भी ये रिएक्शन लिखे हैं बेटा, जहां पे भी मान लो प्रिंसिपल आप यहां लिख रहे हो, इसके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे रिएक्शंस लिखो. दिस लुक्स गुड और थोड़ा पढ़ने में भी आसान रहता है. तो यही रिएक्शंस बेटा आपको उस पे ब्लैंक पेज पे लिखनी है. ठीक है, नाउ राइट इट डाउन. Glucose in serum sample reacts with glucose oxidase to produce gluconate, or you can say gluconic acid, both are same thing, plus H2O2. हाँ, ग्लूकोनेट. हम कह देते हैं ना, ऐसा साइट्रिक एसिड को क्या बोलते थे? सिट्रेट. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ग्लूकोनेट प्लस H2O2. ओके, followed by this H2O2 in presence of peroxidase reacts with phenol plus, ये लिख लीजिए बेटा 4-AAP. ये बहुत काम आएगा आगे, इस नाम को बेटा भूलना नहीं. ये बहुत रिएक्शंस में आता है. कोलेस्ट्रॉल, मतलब जहां पे भी रेडिश टू पिंक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बेटा 4-AAP है उसमें. ठीक, H2O2 in presence of peroxidase reacts with phenol plus 4-AAP. AAP stands for 4 amino
एंटी पायरीन, गलत गलत नहीं करना, 4 अमाइनो एंटी पायरीन टू प्रोड्यूस रेडिश टू पिंक कलर कॉम्प्लेक्स, रेडिश टू पिंक कलर कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? अभी तक किसी को कोई डाउट? किसी का कोई भी डाउट बेटा? अभी जो अगली लाइन में बोलने वाला हूं बेटा, प्लीज पे अटेंशन हियर, ये सारे क्वांटिटेटिव में आपको लिखनी ही लिखनी है, नहीं लिखेंगे योर प्रिंसिपल विल बी नॉट कंसिडर्ड द करेक्ट पार्ट, उसे करेक्ट माना ही नहीं जाएगा, इसको तो लिखना ही लिखना है। क्या आखिरी में बोला था बेटा? टू गिव रेडिश टू पिंक कलर कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी ऑफ द कलर्ड कॉम्प्लेक्स, लिखो इंटेंसिटी of the colored complex is directly proportional to amount of glucose present in the sample, अब क्योंकि हम यहाँ पे ग्लूकोज एस्टिमेट कर रहे हैं इसलिए मैंने ग्लूकोज बोला। मान लीजिए क्रिएटिनिन कर रहे हैं तो बेटा वहां पे ग्लूकोज मत लिख देना, यू हैव टू राइट क्रिएटिनिन देयर। इफ यू आर एस्टिमेटिंग यूरिक एसिड, इंटेंसिटी ऑफ द कलर्ड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल। सिमिलरली एएलपी कर रहे हैं, एएसटी एस्टिमेट कर रहे हैं तो बेटा दैट एनालाइट, जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। सिंस वी आर एस्टिमेटिंग ग्लूकोज इसलिए हमने ये लिखा। अब ध्यान से देखो, सपोज यहां पे मान लो 1 मोल ग्लूकोज है, कितना है? अगर मैं सीधा सीधा इस रिएक्शन की केमिस्ट्री पे ध्यान दूं बेटा, इधर तो 1 मोल ग्लूकोज से बेटा मुझे 1 मोल ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है और 1 मोल ही मुझे H2O2 मिल रहा है, ठीक? क्या मिल रहा है? 1 मोल H2O2 आई एम गेटिंग। दैट 1 मोल ऑफ H2O2 विल गिव एक स्टैंडर्ड वैल्यू, जितना भी रेडिश टू पिंकिश कलर आ रहा है बेटा वो 1 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, ठीक? अब अगर मान लो यहाँ पे हाफ मोल ग्लूकोज होता, कितना? तो बेटा मुझे कम H2O2 मिलता, आई वुड हैव गॉट लेस H2O2। लेस H2O2 का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे इंटेंसिटी भी कम होती, तो यानी कि जितना कम इंटेंसिटी उतना कम H2O2, जितना कम H2O2 बेटा उतना कम ग्लूकोज, यानी कि जिसका इंटेंसिटी जितना ज्यादा उसमें एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा। मान लो कि अगर किसी का वैल्यू 100 mg/dl है ग्लूकोज का, ठीक, फास्टिंग का, तो उसका थोड़ा पिंकिश आएगा, हल्का शेड आएगा। मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और लेट अस से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उसका फास्टिंग आ रहा है 350, तो बेटा उसका तो बिल्कुल ब्लड रेड आएगा, बिकॉज इट विल लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ H2O2। दैट लार्ज अमाउंट ऑफ H2O2 विल रिएक्ट विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिनॉल एंड AAP टू गिव ऑलमोस्ट ब्लड रेड कलर, ठीक है? समझ आया? इसीलिए बेटा से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कहते हैं और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 10 माइक्रोलीटर स्ट्रिक्टली मींस 10 माइक्रोलीटर। अगर वो साइड्स पे क्यूवेट की स्टिक हो गया, इवन दैट कैन आल्सो कॉज ग्रॉस डिफॉर्मिटी इन योर फाइनल रिजल्ट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पिपेटिंग दैट आल्सो। इसीलिए हम स्टार्ट बेटा ग्लूकोज से करते हैं क्योंकि सबसे सिंपल होता है, थ्योरी भी इसका समझ में आता है अच्छे से और इसको एक्सप्लेन करने में भी आसानी रहती है। प्रिंसिपल आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट प्रिंसिपल में? ये 4 अमाइनो एंटीपायरीन बेटा याद रखना, और एक और ट्रिक याद रखना बेटा, जिसमें भी रेडिश टू पिंकिश कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल में भी बनता है, वहां पे भी यही होता है बेटा, AAP। नींद आ रही है? इतना बुरा पढ़ा रहा हूं मैं? नहीं, जोक्स अपार्ट बेटा, जैसे उधर अब नॉर्मल में बेटा इसका वाइवा खत्म नहीं होता ना, जॉन्डिस का। चलो अभी तो फर्स्ट इंटरनल था, वी वर वेरी मर्सीफुल ऑन यू। ग्लूकोज का वाइवा कभी खत्म नहीं होता बेटा, आप सुबह से बैठिए शाम तक करते रहिए, नहीं खत्म होता। और दूसरा जिससे सबको आपको डरना चाहिए, दैट इज यूरिक एसिड। उसका तो जवाब ही नहीं आता भाई, मतलब वो क्या पूछ रहा है एग्जामिनर खुद ही समझ नहीं आता। मैं समझ जाता था भाई, मैं फेल हूं अगर यूरिक एसिड आ गया मेरे पास। तो हमारे अटेंडेंट जो हमारे पीजी के टाइम पे थोड़े सेटिंग वेटिंग, बाबा क्रिएटिनिन दे देना हमको, ठीक है, मुझे वही आता था। तो पीली पीली वाइल बड़ी अच्छी लगती थी, उसमें हो भी जाता था।
एंड क्रिएटिनिन इज वेरी इजी टू डू ऑल्सो, याद रखना, ठीक है। चलो अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूज बेटा, व्हाट वैल्यूज डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सैंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से ब्लड की बात कर लेते हैं, ब्लड या सीरम की बात कर लेते हैं बेटा। सो फॉर फास्टिंग, फास्टिंग स्टेट में क्या वैल्यू होती है बेटा, 70 to 110, गुड, 70 to 110 बेटा। नेवर एवर शाय अवे फ्रॉम राइटिंग द यूनिट्स, बिना यूनिट्स के आपका आंसर 0, चाहे आपने 70 to 110 लिखा हो बेटा, ठीक है। पोस्ट प्रेंडियल बेटा, पीपी, ये इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोस्ट प्रेंडियल वैल्यू फॉर नॉर्मल, क्या क्या, डू नॉट गिव अ लोअर लिमिट बेटा, इट इज अप टू, यस, up to 140 mg per dl बेटा, up to 140 mg per dl। Have you seen that OGTT curve बेटा, वो OGTT कर्व इसीलिए 140 से नीचे आता है। आपने देखा नॉर्मल, जिसे जिसका द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज नॉर्मल, दैट OGTT कर्व आफ्टर पोस्टप्रेंडियल स्पाइक्स एंड इट हैज टू बेंड बिलो 140। Only after that interpretation beta your glucose metabolism is considered normal. If it is crossing 140 but turning negative below 200, then your metabolism is impaired. But if it is breaching the 200 level mark also, you are considered diabetic, ठीक है। तो many of you missed the OGTT class beta, that was very important. OGTT is very important, ठीक है। ये तो दिस इज फॉर ब्लड, किसके लिए, ये तो बेटा ब्लड के लिए होगा, इसके लिए ब्लड के लिए, दिस इज फॉर ब्लड। बट इन अ नंबर ऑफ केसेस वी आल्सो यूज दैट CSF सैंपल आल्सो। कौन सा सैंपल, CSF सैंपल। वी रेगुलरली मॉनिटर बेटा ग्लूकोज लेवल इन मेनिंजाइटिस, ठीक, मेनिंजाइटिस बहुत मिलता है बेटा, और उसमें CSF में हमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल टाइम टू टाइम बेटा मॉनिटर करते रहना पड़ता है। तो अब बताइए कि CSF में नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, कितना होता है बेटा CSF में, बिकॉज यूजिंग GOD POD मेथड बेटा वी कैन एस्टिमेट ब्लड ग्लूकोज इन CSF आल्सो, ओके। तो अगर हम आपको कोई सैंपल दे रहे हैं, विल स्पेसिफाई यू वेदर इट इज सीरम सैंपल, वेदर इट इज CSF सैंपल, ओके। सो फॉर CSF, अभी बोला था बेटा मैंने, याद नहीं, 50 to 70 mg per dl, 50 to 70 mg per dl, ओके। और अब आपको ये पता लगा ना दैट व्हाई इट इज लेस, वी हैव गिवन यू 2 hints, बिल्ड ऑन दैट। और कोई और रीजन मिले तो भी बताइए। दिस इज फॉर CSF। मान लीजिए 50 से कम आ रहा है, देन देयर मस्ट बी सम एनोमलिटी इन दैट, कुछ पैथोलॉजी तो है, उसको तुरंत ट्रीट कीजिए। और इन केसेस को तो बेटा फॉर CSF इट इज ट्रीटेड ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि ये खतरनाक हो जाता है बेटा। ब्लड शुगर तो आप करेक्ट कर लोगे विद टाइम, CSF काबू नहीं आता बेटा जल्दी, ठीक। एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिखा, ठीक, समझ आया बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एम आई क्लियर, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अच्छा अब एक चीज आपको और लिखवानी है बिफोर वी मूव ऑन टू प्रोसीजर। अच्छा हाँ, सैंपल्स लिख लीजिए बेटा, व्हाट सैंपल्स वी यूज, व्हाट सैंपल्स वी यूटिलाइज बेटा, राइट इट डाउन। सैंपल्स में हम क्या क्या लेते हैं बेटा, वी यूज प्लाज्मा, लिखना है सर, ठीक है। यूज प्लाज्मा, वी यूज सीरम सैंपल एंड वी यूज CSF। ऑल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग GOD POD मेथड, ये जो किट हमने आपको प्रोवाइड की है। वी कैन एस्टिमेट ब्लड ग्लूकोज इन एनी ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। We can utilize plasma also, we can utilize serum also, and we can utilize CSF also, okay? किसी को पता है CSF कहां से प्रोक्योर किया जाता है, पता है कहां से?
दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड लंबर पंचर. कौन बोला? दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड लंबर पंचर. लेकिन कहाँ होता है बेटा? स्पेसिफिक साइट होती है उसकी. स्पेसिफिक साइट फॉर दैट. इसलिए इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर, टेक्निकल भी होता है, इसलिए सीएसएफ का सैंपल ज्यादा मिलता नहीं, तो ध्यान से करना पड़ता है. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज रिएजेंट कंपोजिशन. क्या? रिएजेंट कंपोजिशन. राइट इट डाउन. ये अगली हेडिंग है बेटा, रिएजेंट कंपोजिशन. सो फार अभी तक हमने क्या क्या किया बेटा? एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सैंपल. अच्छा, सैंपल्स में लिख लेना दैट इट इज कलेक्टेड इन फ्लोराइड वायल. कौन सा? फ्लोराइड वायल. And I expect everyone knows why fluoride vial is utilized to inhibit which enzyme? Enolase enzyme. ठीक है? Enolase enzyme. Good. Reagent composition. क्या देख रहे हो बेटा इसमें? Fluoride vial. 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 ठीक है? Yes, last benches, please maintain silence. क्या था हेडिंग बेटा? reagent composition. ठीक. Now before I'll start this thing बेटा, reagent composition, remember ये आपको कॉपी में लिखना है. ठीक है? कोई आपसे पूछेगा नहीं, कहीं आपको लिखना नहीं, और इसका कोई मतलब नहीं. ठीक है? समझ आई बात? कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि आज हम आपको बेटा कोरल किट दे रहे हैं. ठीक? हो सकता है हम आपको एग्जाम वाले दिन कोई और किट दे दें, पर कंपोजिशन वेरीज किट टू किट. तो आज जो किट है मैं उसके हिसाब से वी आर टेलिंग यू. ओके? तो मैं इसलिए देख के बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद भी याद नहीं किया. ओके? दिस इज एज पर द लिटरेचर. चलिए लिख लीजिए, बस ऐसा फाइल में लिखना है और भूल जाना. हाँ, लिखिए बेटा कंपोजिशन क्या क्या होता है. सबसे पहले लिखिए बेटा फॉस्फेट बफर. क्या? फॉस्फेट बफर. इसका अमाउंट इतना होता है बेटा 100 मिलीमोल. ठीक? लिखा फॉस्फेट बफर. pH 7. pH 7. GOD 15 KU. 15 KU. हाँ जी, KU इज इन कैपिटल्स. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स होती हैं बेटा. KU. ओके? क्या बेटा? K stands for 1000 and U stands for units. हाँ, ठीक है. Then POD. क्या? POD 1000 U. 1000 U. अगला लिखे बेटा 4 AAP, 4 अमाइनो एंटीपायरिन. ठीक? 4 अमाइनो एंटीपायरिन. ये कितना होता है बेटा? 0.3 मिलीमोल. बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना बेटा, 0.3 मिलीमोल. फिनॉल. क्या? फिनॉल 5 मिलीमोल. कितना? डेक्स्ट्रोज. अगला लिखिए बेटा डेक्स्ट्रोज. डेक्स्ट्रोज कितना होता है बेटा? 100 mg. कितना? 100 mg. बेटा रिमेंबर डेक्स्ट्रोज इज अ शुगर. क्या? डेक्स्ट्रोज जो है बेटा, डेक्स्ट्रोज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड. कितना? स्टैंडर्ड. डेक्स्ट्रोज जो है बेटा, डेक्स्ट्रोज शुगर है. क्या है? शुगर. और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है. किसके लिए? किसके लिए बनाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ठीक है? नॉन रिएक्टिव स्टेबलाइजर्स. क्या? नॉन रिएक्टिव स्टेबलाइजर्स. डिटर्जेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. डिटर्जेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. एंड ऑफ कंपोजिशन. डिटर्जेंट्स एंड क्या था?
preservatives. Yes, detergents and preservatives. Detergents and preservatives. Don't worry बेटा, as I said, लिखिए, भूल जाइए. No one even in MD, PhD, DM कोई नहीं पूछता बेटा. हर दिन बेटा नया टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, हर दिन किट चेंज हो रहा है, हर दिन कंपोजिशन बदल रहा है, लेकिन आपको लिखवाया इसलिए जा रहा है द डे यू आर यूजिंग द सेमी ऑटो एनालाइजर फॉर एस्टिमेशन, उसमें ये था. सो इट कीप्स अ रेफरेंस पॉइंट. ओके. हाँ, ज्यादा से ज्यादा ना, जब आज नहीं मतलब 10 साल बाद जब कहीं DMEM में पहुंचोगे ना, तो इट कैन बी आस्क्ड और इन हायर क्लासेस कि इसका यूज क्या है. लाइक यू आर यूजिंग स्टेबलाइजर्स, डिटर्जेंट्स to break open the complex cells, lipid walls, इसके लिए. ठीक है, समझ आया. चलिए बढ़ते प्रोसीजर की तरफ. इसकी तरफ प्रोसीजर. टुडे इट इज योर फर्स्ट क्लास फॉर दिस क्वांटिटेटिव ना, इसीलिए थोड़ा क्लटर्ड सा लग रहा है. वंस इट इज डन विल ऑल सॉर्टेड टुगेदर. प्रोसीजर. प्रोसीजर, ये प्रैक्टिकल किया कैसे जाता है, हाउ दिस प्रैक्टिकल इज डन. ठीक बेटा, मेक दिस टेबल. बेटा फैन चला देने वाला. प्लीज मेंटेन साइलेंस. स्टैंडर्ड. अच्छा, स्टैंडर्ड टेस्ट बेटा फॉर एस्टिमेटिंग एनी एनालाइट. फॉर एस्टिमेटिंग एनी एनालाइट. अच्छा, बंद कर दे, बंद कर दे, कोई बात. ठीक है, अभी सीजन ऐसा है भाई, कंबल ओढ़िए तो गर्मी लगती, पंखा चलाइए तो ठंड लगती है. मार्च का तो ऐसे ही रहता थोड़ा होली तक ऐसे. So let's coming back to the topic. For doing any quantitative estimation, please pay attention here beta. For doing any quantitative estimation, procedure remains the same for each and every one except a few. एक दो टेस्ट होता है बेटा जहां एक दो वाइल नहीं बनती, but for majority of the test, the lion share of that requires preparation of 3 test tubes. कितना? और उनको टेस्ट ट्यूब कहना भी गलत है. वी प्रिपेयर 3 वाइल्स और क्यूवेट्स. अब टेस्ट ट्यूब से काम नहीं होगा बेटा, वो छोटा वाला ही चलेगा. ठीक है. वी प्रिपेयर द फर्स्ट वन इज ब्लैंक. क्या कहते हैं? B stands for blank. Then the second one is standard, and the final one is test. अब देखिए इनको कैसे कैसे हम यूटिलाइज करते हैं. क्या बात हो रही है बेटा? There is any doubt, please ask me. ठीक, मैंने एक बार लिख दिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस. सिर्फ आज लिखा है. आगे से आपको यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. 1000 microliter is roughly 1 ml. 1000 microliter is 1 ml. क्या है? 1 ml. सबसे पहले आपको बेटा ग्लूकोज रिएजेंट लेना है. What you have to take? You have to take 1000 ml glucose reagent and put 1 ml in blank, 1 ml in standard and 1 ml in test. तीनों क्यूवेट्स लेनी है बेटा आपको, और तीनों में 1000 ml आपको, 1000 माइक्रोलीटर आपको ग्लूकोज रिएजेंट डालना है. क्या डालना है? ये जिसका कंपोजिशन लिखा था ना पीछे बेटा, वही है ये.
सेकेंड थिंग बेटा, distilled water. Distilled water. You have to add 10 microliter. कितना? 10 microliter in which test tube? Blank test tube. कौन सा में? Blank test tube में. बेटा ये स्टैंडर्ड में नहीं डलेगा, ये टेस्ट में भी नहीं डलेगा. ये किस में डलेगा? ब्लैंक में. किसमें? रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट पार्ट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसमें डालना चाहिए? बेटा हंसी क्यों आ रहा है इतना? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? कुछ जोक है मेरे साथ भी शेयर कर ले. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेटा किसमें डालना चाहिए? किसमें? स्टैंडर्ड. बेटा ये ब्लैंक में नहीं जाएगा, टेस्ट में भी नहीं जाएगा. कैन एनीवन गेस द क्वांटिटी? मुझे कितना डालना चाहिए? 10 माइक्रोलीटर. एग्जैक्टली बेटा 10 माइक्रोलीटर्स. 10 माइक्रोलीटर्स. आपने देखा था दैट इन रिएजेंट कंपोजिशन बेटा देयर वाज दैट डेक्सट्रोज. क्या? और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा? उसका कंसेंट्रेशन कितना था? 100 mg पर डीएल. कितना? 100 mg पर डीएल. बेटा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वही वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड में डलेगा. ठीक है. सैंपल, सैंपल किस में डलेगा बेटा? टेस्ट में. यस बेटा ब्लैंक में नहीं जाएगा, स्टैंडर्ड में नहीं जाएगा. ये 10 माइक्रोलीटर टेस्ट में जाएगा. किस में जाएगा? टेस्ट का मीनिंग होता है बेटा जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ब्लैंक होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, दैट इज टोटली ब्लैंक. नाइदर जिसे कहना चाहिए उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना टेस्ट है, ओनली रिएजेंट इज देयर. व्हाट इज देयर? ओनली द रिएजेंट. स्टैंडर्ड में क्या है? देयर इज रिएजेंट एंड देन देयर इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. देयर इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन तुझे और मुझे पता है. कितना है ग्लूकोज के केस में? 100 mg पर डीएल. कितना? 100 mg पर डीएल. और टेस्ट में क्या जाएगा बेटा? सैंपल जाएगा जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, which we are assessing. which we are assessing. It can be anything, serum sample, blood sample, plasma sample और CSF जो भी है. ओके तो हमें इसे ही ये टेबल बेटा बनाना है. You have to make this table. इसे बनाइए और साथ के साथ बेटा इसे प्रोसीजर में स्टेप्स में करके लिखिए. बनाया सबने टेबल? चलिए अब इसका प्रोसीजर लिखिए. You have to write this thing in words. Take 3 cuvettes. Step 1. Take 3 cuvettes. Take 3 cuvettes and label them as blank, standard and test. Blank, standard and test. Label them as blank, standard and test. Step 2. Put 1000 microliter. ml मत कर देना बेटा. 1000 microliter and write down in bracket 1 ml. कितना? 1 ml. Put 1000 microliter of glucose reagent in blank, in standard and in test. In all 3 test tubes. Sorry, in all 3 cuvettes. Step 3. हो गया? Step 3. Add 10 microliters. कितना? 10 microliters of distilled water. क्या? Distilled water. Add 10 microliters of distilled water in blank.
किसमें? ब्लैंक। 10 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 10 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन, किसमें डालोगे? स्टैंडर्ड में। किसमें? स्टैंडर्ड में। एंड 10 माइक्रोलीटर of sample in, इसमें? टेस्ट, क्यूवेट, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज योर ब्रीफ 3 to 4 स्टेप प्रोसीजर बेटा। ठीक है, याद रखना प्रोसीजर लिखने के, या प्रोसीजर कॉपी में अगर ठीक से नहीं भी लिखा है तो मार्क्स उतने नहीं कटते, इनफैक्ट नहीं कटते बिल्कुल भी। अगर मुझे सामने से दिख रहा है कि आपका रिजल्ट ठीक आ रहा है, प्रेसिपिटेट आ रहा है, कलर आ रहा है, भाई जब आपने करके मुझे दिखा दिया, अगर आपने ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे कर भी दिया, दैट्स नॉट अ बिग इशू। प्रिंसिपल ठीक होना चाहिए, क्लिनिकल ठीक होना चाहिए, उस पर कोई रियायत नहीं बरती जाती बेटा। इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप लिखिए बेटा। नेक्स्ट स्टेप, incubate all the three test tubes, cuvettes, one and the same thing बेटा। अभी बोला ना किसी ने छोटा वाला। incubate all the 3 cuvettes at room temperature for 10 minutes. For 10 minutes. Procedure finish. खत्म। अब अगले स्टेप पे आता है बेटा। How many of you all were there in the colorimeter class? कितने लोग थे? कितने थे भाई? 1 2 3 4 5, बाकी कहाँ थे? अरे ठीक है 10 होंगे यार, इससे ज्यादा थोड़ी होंगे। बाकी लोग कहाँ थे भाई आप लोग? बेटा कोलोरीमीटर क्लास वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप अभी से इतना छुट्टी लेना शुरू कर दोगे ना, इतना इंपॉर्टेंट क्लासेस आप छोड़ दोगे, आपकी नॉलेज में बहुत गैप्स आ जाएंगे। सच बता रहा हूँ, बहुत गैप्स आ जाएंगे। और बेटा वो नाव कभी नहीं चलती जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, वो डूब ही जाती है। तो इसमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ऑल द 3 cuvettes, calculate their OD, ब्रैकेट में हाइफन देके लिखे बेटा, एब्जॉर्बेंस, क्या? OD / एब्जॉर्बेंस of all 3 using a colorimeter or semi-auto analyzer. अभी आपने तीनों को बेटा प्रिपेयर करा, अब तीनों का आप क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? OD या एब्जॉर्बेंस, जो भी। ठीक, याद रखना OD टर्म यूज होता है बेटा कोलोरीमीटर में। किसमें? OD रफली मतलब ग्रॉसली टर्म, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बोथ है वन एंड द सेम थिंग, मतलब एक ही होता है, लेकिन कोलोरीमीटर में हम उसे OD कहते हैं, सेमी ऑटो में हम उसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, किसमें? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्लैंक का आता है इतना। ठीक, इतना। अगर नहीं आता तो हम कर देते हैं। ठीक, लेट अस से स्टैंडर्ड का OD आपका आ रहा है 0. बोलो कोई वैल्यू बोलो,
0.1, ठीक। और टेस्ट का आपका वैल्यू आ रहा है, ये मैं दे देता हूं 0.22, ठीक। याद रखना बेटा ओडी का कोई यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट फॉर ओडी, तो आप इसमें mg/dl मत लिख देना, ये घातक हो जाएगा, ठीक। इसका कोई यूनिट नहीं होता। नाउ हाउ द कैलकुलेशन इज बीइंग डन, इसका फॉर्मूला लिखो बेटा। हमें क्या निकालना है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट। किससे मतलब है हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट। इतना ताम झाम झमेला इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि हमें टेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता चले। पेशेंट का हमने जो ब्लड, प्लाज्मा, CSF जो भी ड्रॉ करा है, हमें उसमें ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन पता चले। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू, कौन बोल रहा है भाई, हाँ बोलो, आगे बोलो, यस गुड। देखो जब ब्लैंक जीरो होता है ना बेटा, ब्लैंक जीरो, आप उसे प्लस कीजिए माइनस कीजिए, वो एक ही चीज होता है, ठीक। इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इस फॉर्मूले को ना बेटा सिंपलाइज कर दिया जाता है, एकदम सिंपल कर दिया जाता है। आगे बोल, ओडी ऑफ टेस्ट, यस गुड, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय, गुड, वेरी गुड। सब बच्चे अपना पेन जरा 2 मिनट के लिए नीचे रखते हैं। अब यहां पे सारे मुद्दे की बात निकल के आते, सब पेन नीचे रख दो एंड लुक एट द बोर्ड। यह आपका बेटा कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, सो जिंदगी भर भूलना मत। हमें इतनी देर से जो हम तैयारी कर रहे थे, फॉर व्हाट वी वर डूइंग दैट, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन वट एवर सैंपल वी आर यूटिलाइजिंग, ठीक। ये हमें नहीं पता, ठीक, उस ग्लूकोज का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें ओडी ऑफ टेस्ट पता है कितना है, जो टेस्ट से हमने निकाला। ओडी ऑफ स्टैंडर्ड पता है बेटा, ठीक, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड भी पता है ना, कितना है, 100 mg/dl, कितना। तो क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट निकाल सकता हूं, निकालो, बताओ कितना आया। कितना, यस गुड, कितना आया, 220 mg/dl, गुड। तो ये आपका पेशेंट का, लेट अस अज्यूम ब्लड, हम ब्लड में कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज का वैल्यू कितना आया, 220 mg/dl, कितना आया, 220 mg/dl। क्या हुआ, 100 mg/dl, समझ आया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हमेशा आपको दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हर एनालाइट के साथ आपको दिया जाएगा। लेट अस से इट इज प्रोटीन, तो उसमें 6 और 8 रहता है बेटा, क्रिएटिनिन में 2 रहता है, यूरिक एसिड में 7 रहता है, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओडी आपको खुद निकालना है और कैलकुलेट आपको खुद करना है, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड बोर्ड पे बेटा बड़ा बड़ा लिखा होता है, ओके। एनी डाउट्स। अब आप लिखिए बेटा ऑब्जर्वेशन ओब्लिक इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। The observed value of glucose, of blood glucose, is estimated at 220 mg/dl, कितना, 220 mg/dl। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस हो गया। लास्ट में लिखिए बेटा, अगली हेडिंग डालिए रिजल्ट। क्या, रिजल्ट। रिजल्ट में कुछ नहीं लिखना बेटा, ब्लड ग्लूकोज वैल्यू इक्वल्स 220 mg/dl लिख दीजिए, ऐसा रिपोर्ट में आता ना बेटा रिजल्ट, वैसे ही। हो गया। आज आपको थोड़ा बेटा लेंदी लगा होगा, लेकिन जब आप इसे स्ट्रक्चर में बार बार पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ 2 ही चीज है जो इसमें है, विच कैरी द लायन शेयर ऑफ द मार्क्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, सेकंड इज
क्लिनिकल प्रोसीजर भी नहीं बेटा, क्लिनिकल, क्लिनिकल पे भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे बेटा, आपस में बात नहीं प्लीज। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। प्रिंसिपल और क्लिनिकल, क्लिनिकल पे भी थोड़ी देर बाद बात करता है, पहले एक बार सारा रिकैपिचुलेट करते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही कारपेट बॉम्बिंग हो गया आज आप लोगों को, ठीक है। वापस रिकैपिचुलेट करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, की प्लीज कीप योर पेन्स डाउन। हेडिंग बाय हेडिंग चलता है बेटा। एम, हम क्या करने बैठे हैं यहाँ पे, टू एस्टिमेट ब्लड ग्लूकोज, मटीरियल रिक्वायर्ड। आज याद हो गए, वेल एंड गुड, धीरे धीरे रोज परफॉर्म करोगे बेटा, रोज आप देखोगे तो अपने आप चीज याद हो जाएगी, ठीक। थर्ड स्टेप प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करो बेटा, क्या लिखवाया था प्रिंसिपल, ग्लूकोज इन द सैंपल, ग्लूकोज इन द सैंपल in presence of glucose oxidase combines is oxidized to, it oxidized to gluconic acid or gluconate and H2O2 and H2O2 hydrogen peroxide. gluconate से हमारा कोई काम नहीं बेटा, the main thing which we are concerned is H2O2. क्या H2O2, this H2O2 in presence of enzyme peroxidase, कौन सा enzyme, peroxidase, combines with phenol and 4-amino antipyrine to give a reddish to pinkish colored complex. Intensity of that colored complex is directly proportional to amount of glucose present in the sample. जरा वो दोनों रिएक्शन देखो बेटा, उतना ही डार्क कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा जितना H2O2 होगा। मोर द H2O2 मोर डार्कर इज द कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और वो H2O2 कहां से आ रहा है बेटा, वो H2O2 आ रहा है ग्लूकोज से। कहां से, यानी कि जितना ज्यादा ग्लूकोज उतना ज्यादा H2O2, और जितना ज्यादा H2O2 उतना ही डार्क कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, यानी कि अगर किसी का 100 mg पर DL है, क्या है, तो बेटा वो उसका सॉल्यूशन स्लाइटली पिंकिश होगा, ठीक। दिस वन विल बी क्वाइट रेड, काफी लाल होगा ये वाला। और ये चीज आपको बेटा एब्जॉर्बेंस में भी दिख रही है, स्टैंडर्ड का एब्जॉर्बेंस कम है लेकिन बेटा टेस्ट का एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, यानी कि ये सॉल्यूशन ज्यादा डार्क है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, समझ आया। उसके बाद क्या लिखवाया था बेटा, स्पेसिमेन है ना, कौन कौन सा सैंपल आप ले रहे हैं। यू कैन एनालाइज ब्लड, ब्लड नहीं मतलब यू कैन एनालाइज प्लाज्मा, सीरम, CSF, तीनों चीज बेटा इस मेथड से एस्टिमेट होती है। यू हैव टू यूज अ फ्लोराइड वाइल, क्या फ्लोराइड वाइल, फ्लोराइड वाइल और ग्रे वाइल बेटा क्यों यूज करते हैं, टू इनहिबिट इनोलेज एंजाइम। और इनोलेज कहां होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में होता है। व्हाई इनोलेज ओनली, व्हाई वी आर इनहिबिटिंग इनोलेज ओनली, कौन बता सकता है, अभी पेपर दे के आए हो। Why we are specifically concerned with इनोलेज only या ग्लाइकोलाइसिस ही only? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस। आपको 40 किताबें नहीं पढ़नी होती, आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है, एवरीथिंग क्लिक्स आउट। देखो जब हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, when we are drawing blood, the majority of the cells in that or all of the cells are predominantly RBCs, क्या, and they only and only derive their energy via glycolysis। और कुछ नहीं सुना है, आरबीसी में TCA साइकिल चल रही है। हाँ, एक साइकिल और चलती है बेटा, रैपेपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल, सुना है, लेकिन उस पे अलग से फिर कभी बात करेंगे। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट कर दें, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट कर दें उस ब्लड सैंपल में, वी कैन कंजर्व ऑल ऑफ द ग्लूकोज वैल्यू प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। इसलिए हम फ्लोराइड वाइल यूज करते हैं। इनहिबिट करने को तो बेटा आप हेक्सोकाइनेज ही कर सकते हो, ठीक। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स बिफोर दैट। इनोलेज इनहिबिट किससे होता जानते हो, जो वाइल में है बेटा सोडियम फ्लोराइड। हमें इनहिबिटर ऐसा चाहिए जो ग्लूकोज को डिस्ट्रॉय नहीं करता, आरबीसीज को ऐसे ब्रेक ओपन करके उनका वैल्यू को डिस्टॉर्ट नहीं करता, एंड इट डज नॉट इंटरफेयर विद द सैंपल, ताकि कहीं रेफरेंस वैल्यू या कोई भी वैल्यू और दूसरी चीज मतलब इनहिबिट या जिसे कहने से डिस्टॉर्ट ना हो। इट सेफली प्रिजर्व्स द सैंपल, और वो सेफली प्रिजर्व करने के लिए वी यूज सोडियम फ्लोराइड।
मैंने क्या कहा बेटा, वी कैन इनहिबिट एट फर्स्ट स्टेप ऑल्सो, लेकिन हो सकता है उससे ब्लड में और बहुत सारे चेंजेस आ जाए, हो सकता है ब्लड काला पड़ जाए, और अगर ब्लड काला पड़ गया तो बेटा तेरे को यहाँ पे लाल पीला कॉम्प्लेक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको आगे जाके उस रिएजेंट के साथ बेटा रिएक्ट भी करना है। सोडियम फ्लोराइड तो उसमें भी रहेगा, एंड इट इज इनर्ट टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। जितने भी रिएजेंट्स हमने आगे 4-अमाइनो, एंटीपायरीन, फिनॉल, ये सब यूटिलाइज किया, तो हमें प्रिजर्वेशन में भी थोड़ा ध्यान से काम इसीलिए करना पड़ता है। दैट इज व्हाई वी आर इनहिबिटिंग इनोलेज, ठीक है। अगला हेडिंग क्या था? Which was the next heading? एक्सपेक्टेड वैल्यूज होगा बेटा एक तो, ठीक। एक्सपेक्टेड वैल्यूज कितना होता है? फॉर फास्टिंग, फॉर ब्लड ग्लूकोज इट इज 72 110 mg per dl, and for postprandial it is up to 140 mg per dl, and for CSF it is 50 to 70 mg per dl. Okay, next heading was, वो तो डिस्कस कर लिया ना, फ्लोराइड वायल क्या प्रोसीजर पे आया था। वी प्रिपेयर 3 टेस्ट क्यूएट्स। क्या प्रिपेयर करता है? 3 क्यूएट्स प्रिपेयर करता है, मार्किंग एज ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट। तीनों में हम 1000 माइक्रोलीटर, कितना? माइक्रोलीटर ग्लूकोज रिएजेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्लूकोज रिएजेंट डालते हैं। नाउ वी पुट 10 माइक्रोलीटर, कितना? ऑफ डिस्टिल वाटर इन ब्लैंक, गुड। 10 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन, एंड 10 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम सैंपल है जो भी हम यूज कर रहे हैं, टेस्ट सैंपल इन टेस्ट, एंड इंक्यूबेट फॉर 10 मिनट्स, इंक्यूबेट फॉर 10 मिनट्स। अगला क्या है बेटा? कैलकुलेशन ना, हाँ कैलकुलेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, उसको लिख लो बेटा। वो यही होता है ना, पीपीटी वगैरह जब नहीं होती तो यू हैव टू टीच एट योर रिकॉल वैल्यू। व्हेन यू आर यूजिंग बेटा सेमी ऑटो एनालाइजर, क्या यूज कर रहे हैं? जब आप सेमी ऑटो एनालाइजर यूज कर रहे हैं तो जिस वेवलेंथ पे बेटा आप एस्टिमेट कर रहे हो, यानी कि जिस वेवलेंथ का लाइट आप फेंक रहे हो क्यूवेट्स पे, दैट इज 505 नैनोमीटर। कितना? 505 नैनोमीटर। बट व्हेन यू आर यूजिंग बेटा कोलोरीमीटर, जब आप कोलोरीमीटर यूज कर रहे हैं बेटा, यू यूटिलाइज ठीक है, ये याद रखना बेटा। These are general settings. For semi-auto it is 505 nanometer, and for semi-auto it is 500. Oh, sorry, for colorimeter it is 546 nanometer. Green filter. Okay, याद रखना। कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेशन पार्ट में लिखना बेटा। ओके, तो ये ओडी वैल्यू जो 0.22 हमें मिली है ना बेटा, लेटेस्ट हम कोलोरीमीटर पे कर रहे हैं। हमने कौन सा फिल्टर लगा के लिए बेटा? ग्रीन फिल्टर, और 546 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये लगा के हमें ये वैल्यूज मिली बेटा, 0.1 और 0.22। ओके, कैलकुलेशन बेटा, ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, बेसिक फॉर्मूला, वन ऑफ द बेसिक कैलकुलेशंस। स्टैंडर्ड का ओडी बेटा आप कैलकुलेट करेंगे, टेस्ट का ओडी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑलरेडी बोर्ड पे गिवन होगा। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट क्या था बेटा? ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस और रिजल्ट। उसमें एक ही बात लिखनी है कि इतना कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज हमें मिला है। एनी डाउट्स अभी तक? कोई डाउट्स? आज पहला दिन था ना, तो इसको आगे चल के आप इसी चीज को बेटा यूरिया में लिखोगे, क्रिएटिनिन में लिखोगे, प्रोटीन में लिखोगे, तो आपको आदत पड़ जाएगी। यू ऑल विल गेट यूज्ड टू दिस थिंग। क्योंकि देखो, क्वालिटेटिव में क्या होता था, रोथेरा का प्रोसीजर अलग होता था, हे सल्फर का अलग होता था, फॉचेट का अलग होता था, तो 5-6-7 चीजें एक साथ याद करनी पड़ती थी। यहां पे सबका यही होता है बेटा, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। मटेरियल रिक्वायर्ड सेम रहता है, कंपोजिशन आपको याद करने की जरूरत है, प्रिंसिपल और क्लिनिकल बस मेन आपको याद करना है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल याद हुआ। GOD POD method, why it is said GOD POD method? Because GOD or glucose oxidase, it is utilized in first step, and POD, peroxidase,
दैट एंजाइम इज यूटिलाइज्ड इन द सेकेंड स्टेप। तो दो रिएक्शंस है। जब कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करेगा तो बेटा उसमें 3 स्टेप होते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स। अब आते हैं बेटा क्लिनिकल पे। किस पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। लिखो बेटा, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन, and start with writing down normal values of fasting and postprandial glucose. Fasting and postprandial glucose कितना होता है बेटा फास्टिंग का? 70 to 110 as per WHO criteria. As per revised ADA criteria, it is 60 to 100 mg per dl. You can write down any of these, both are correct. बेटा ओडी तो आपको निकालनी होती है कोलोरीमीटर में सेमी ऑटो में रख के, ठीक, और स्टैंडर्ड का बेटा कंसंट्रेशन दिया होता है। ये दोनों वैल्यूज बेटा आप निकालते हो क्यूवेट प्रिपेयर करके, आप उसे मशीन में रखेंगे, मशीन आपको दिखा देगी कि ये वैल्यू है। बेटा बात है नहीं, यू हैव बिकम वेरी रेस्टलेस आफ्टर द फर्स्ट इंटरनल। प्लीज लिसन, शी हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, उसकी बात को सुनिए। आप जब स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं बेटा, आप उसे मशीन में रखते हैं, जो भी वेवलेंथ का लाइट आपने सेट किया है, लेट अस से 546 या 505 डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बेटा वो पास होती है और मशीन आपको एक ओडी का वैल्यू दे देता है, ठीक, वैल्यू मिल जाता है। आंसर सही या गलत इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसे मिक्स कैसे किया है और इज योर पिपिटिंग इज करेक्ट और नॉट। ज्यादा डाल दिया है तो भी गलत, कम डाल दिया है तो भी गलत, ओके। तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हम आपको ऑलरेडी दे देंगे एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट आपको निकालना है। ब्लैंक हम आपको बता देंगे, ब्लैंक इज नॉट अ बिग इशू। अभी यहां पे बताना बेटा ब्लैंक ठीक नहीं। वंस यू सी द इंस्ट्रूमेंट, आपको इन हैंड ऑब्जर्व करोगे, पता चल जाएगा कि ब्लैंक का काम क्या होता है, ठीक है बेटा। आ रही है रेबिना? इसका क्लिनिकल लिखो बेटा, दो होते हैं, क्या क्या होता है बेटा? हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। क्या ज्यादा देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसीमिया, यस। क्यों? रेबिना जी किट ले आई है ग्लूकोज का। वाई हाइपरग्लाइसीमिया इज सीन मोर? बंद कर दे बेटा गेट। वाई हाइपरग्लाइसीमिया सीन मोर? फिर कॉमन सेंस लगाओ बेटा। क्या? थोड़ा सा और कॉमन सेंस। यस एग्जैक्टली, शी इज एब्सोल्युटली राइट। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कितना होता है? एंड हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कितने होते हैं? द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया के केस जनरली ज्यादा मिलते हैं। थैंक यू रेबिना जी। अच्छा, जब आपने कंपोजिशन लिखा ना बेटा, वहां पे एक चीज और लिख लेना, दैट रिएजेंट्स आर स्टोर्ड इन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई नहीं पूछेगा, बस आपको याद रहना चाहिए। नो वन विल आस्क कि 2 से 8 पे ही क्यों रखते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे हाथ में किट आया ना बेटा, ठंडा है, तो मुझे याद आया कि फ्रिज से निकाल के लाया जाता है। आपको कभी उधर का टूर करवाएंगे तो दिखाएंगे बेटा सेंट्रल लैब में कि डीप फ्रीज में रखे जाते हैं सारे। हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया पे आते हैं बेटा। व्हाई हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स? इसका कारण चलिए तो मुझे भी समझ आ गया, ज्यादा इंसुलिन होगा तो। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? हाई इंसुलिन प्रोडक्शन इज देयर इन डायबिटीज मेलाइटस ऑल्सो, रिमेंबर दैट। सबको पता होता है कि ये आदमी सामने वाला हाइपरग्लाइसीमिया रट के आया है, एंड ही हैज नॉट टच्ड हाइपोग्लाइसीमिया and he'll attack you there only. सोचो, what are the reasons for hypoglycemia? बेटा क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन।
बेटा स्टारवेशन में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता स्टारवेशन में। देखो अभी उस लड़की ने क्या बोला था, प्लीज पे अटेंशन। देयर आर अ नंबर ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स एज कंपेयर टू हाइपोग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स। इसका मतलब यह है कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का तो रोल हम निकाल देते हैं क्योंकि एक ही, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें इशू ज्यादा होना चाहिए। सोचो, हाइपोथायरॉयडिज्म, कौन सा? हाइपोथायरॉयडिज्म। स्टेप 2 या जिसे कहना, सॉरी सेकंड क्लिनिकल पार्ट 2 कौन सा हो सकता है? यस, हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म। बहुत पहले बेटा जब हम फर्स्ट ईयर में होते थे तो हमसे फिजियोलॉजी के, फिजियोलॉजी के सर थे हमारे, उन्होंने पूछा दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिजोल। क्या? सब बात की एक बात बेटा, इस चीज को याद रखना, दैट कॉर्टिजोल एनफोर्सेस द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। याद रखना बेटा, ग्लूकागॉन तब तक इफेक्टिवली काम नहीं करता until and unless cortisol doesn't push it forward। याद रखना इस चीज को, cortisol enforces action of glucagon। ग्लूकागॉन कह सकता है कि आप ग्लूकोज को यूटिलाइज कीजिए, लेकिन वो डिसीजन एनफोर्स तभी होगा व्हेन देयर इज एप्रोप्रिएट कॉर्टिजोल प्रेजेंट। ओके, मैंने बहुत पहले बेटा सीखा था, आप लोग भी इसको ध्यान रखना। इसीलिए बेटा हाइपोग्लाइसीमिया में इंसुलिन इज नॉट द मेन कल्प्रिट। ठीक है, हम वो देखते हैं, अगर हमारे आसपास डायबिटीज के पेशेंट है, दे टेक एन इंसुलिन ओवरडोज, तो ठीक है वो दिक्कत हो सकती है, लेकिन पैथोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो दीज आर द रीजन, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। और एक जीएसडी भी होता है, कौन सा? कौन बताएगा इसे? अभी पेपर दे के आए हो, कौन सा? हाँ ठीक, यस, वॉन गेरिक्स डिजीज। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होता है ना बेटा, पोस्ट प्रेंडियल डिप आता है, उसमें पढ़ते हैं आप लोग। चलो अगले पे आते हैं। चलो हाइपोग्लाइसीमिया का तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट क्लिनिकल इज हाइपरग्लाइसीमिया। चलो ये अब थोड़ा स्मूथ रोड आ गई। अब यहां पे बताइए क्या होगा, यहां पे क्या क्या क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन होगा? बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन सा? हाँ सीधा बोलिए, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2। ठीक, और क्या क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, गुड। और हाइपरपिट्यूटरिज्म। नेम वन फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑल्सो। प्रेगनेंसी, गुड, वेरी गुड। नेम वन मोर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक फिजियोलॉजिकल और बोलो। यस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड और एक्सेसिव स्ट्रेस, गुड, वेरी गुड। एक चीज जो मैंने आप लोगों की कॉपीज में देखी, ठीक है आज का प्रैक्टिकल बेटा यही खत्म होता है। एक चीज जो मैंने आपकी कॉपीज में देखी कि क्लिनिकल आपका पॉजिटिव आए ना आए,
आप सारा क्लिनिकल लिख देते हो, नहीं। मान लो कि आपको ये क्वांटिटेटिव के लिए ग्लूकोज मिला हुआ है, ठीक, और इसका वैल्यू यही आ रहा है, कितना, 220। तो बेटा आप हाइपरग्लाइसीमिया का क्लिनिकल लिखेंगे। किसका क्लिनिकल लिखेंगे? क्योंकि द पेशेंट इज हाइपरग्लाइसेमिक। कैसा है? कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया का क्लिनिकल नहीं लिखेगा, ओके? दैट वुड बी एब्सोल्युटली रबिश। आपके मार्क्स कटेंगे उसमें। जो आया है सिर्फ उसी का क्लिनिकल लिखना। इज टुडेज प्रैक्टिकल क्लियर? समझ आया बेटा सबको?